चलिए जी बेटा लोग करते हैं क्लास को शुरू। थोड़ी कुछ इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बेटा इंपॉर्टेंट बातें बता दूं आप लोगों को, ठीक है, कि आपको कितना सीरियस होकर पढ़ाई करना है, क्या करना है, कब तक क्या करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आएगा ये सब चीजें। पहले मुझे क्लियर बता दो बेटा कि ये स्क्रीन दिख रहा है, मेरी आवाज आ रही है, मेरी वीडियो दिख रही है सभी लोगों को? यस सर। हाँ सर, ठीक है। अब सुनिए बेटा, सबसे ज्यादा अगर कोई इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय करेगा तो वो आपका बैच है। B3 बैच कैलकुलस को बढ़िया पसंद करेंगे, क्योंकि जो बच्चा बाकी सारे मैथ्स को इतना एंजॉय कर रहा है, कैलकुलस को खास करके और अच्छे से करने वाला है। ठीक है, तो चलिए कुछ बातें बताएं, उसके बाद हम लिमिट में प्रवेश करेंगे। बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलस को, यहां से हमारा शुरू हो रहा है बेटा कैलकुलस की जर्नी। नाम तो सुना ही रहेगा सभी लोगों ने, हाँ सर बिल्कुल सुन के रखा है। कैलकुलस मतलब CALCULUS। अगर जेई में वेटेज की बात करें तो बेटा 35% से 40% तक आने का संभावना होता है। अगर मैं पूरा बोर्ड की बात करूं, 12th बोर्ड में सरित का कितना परसेंट होता है, तो बेटा 12th बोर्ड में 50 से लेकर के 60% तक इनका वेटेज है। इतना परसेंट इनका वेटेज होता है। अगर मैं पूरे लाइफ टाइम की बात करूं, पूरी लाइफ टाइम की बात करूं, तो बेटा अब कैलकुलस का वेटेज आपका 80 से 90% जाने वाला है। आप सेट थ्योरी पढ़ोगे काम आएगा, कैलकुलस पढ़ोगे काम आएगा, सीक्वेंट सीरीज काम आएगा, क्वाड्रेटिक काम नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स काम नहीं आएगा। इन ये हर चीज घूम फिर कर एडवांस वर्जन ले लेते हैं, नया रूप ले लेते हैं। अलजेब्रा एक अलग अलजेब्रा बनेगा, सेट थ्योरी रियल एनालिसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हर मैथ्स का टॉपिक आगे जाओगे तो आपको प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, पता नहीं क्या क्या पढ़ने को मिलता है। फिलहाल मैं जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं बेटा कैलकुलस, हमारी जर्नी कैलकुलस के साथ 4 से 5 महीना की होने वाली है। मैं हर बच्चों को यही बता के रखा हूं कि 4 to 5 मंथ्स हम कैलकुलस की जर्नी के साथ रहने वाले हैं। अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल यूनिक तरीका से पढ़ेंगे हम इसको, जैसे कि लगे कि हाँ सर हम कुछ मैथ्स में पढ़ रहे हैं। लोग बोलते हैं ना कि सर ये मैथ्स में काम नहीं आता है, A+B का होल स्क्वायर कभी काम में नहीं आया। यूट्यूबर ज्ञान देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर पता नहीं क्या क्या देते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि बेटा रियलिटी में मैथ्स के साथ अब पंगा हो रहा है। तो अब आप भिड़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा हाँ सर कैलकुलस काम में आ रहा है। और कोई बोलेगा ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो, 20 एग्जाम्पल उसके मुंह पे मारने वाले हो तुम लोग। कोई भी रैंडम टॉपिक उठाऊंगा, बोलूंगा बेटा टॉपिक का यूज बताओ, सीधा बोलोगे सर ये देखो ये कर रहा है कैलकुलस, यहाँ पे ये कर रहा है, यहाँ पे कैलकुलस। बताओ तो सर कहाँ पे कैलकुलस नहीं है। कैलकुलस वो चीज है बेटा जिसके दम पर पूरा फिजिक्स खड़ा है। अगर मैं फिजिक्स से कैलकुलस हटा दूं तो फिजिक्स कुछ है ही नहीं, कुछ मतलब जीरो भी नहीं है, माइनस में भी नहीं होगा वो। अगर मैं सिर्फ कैलकुलस हटा दूं उसमें से तो फिजिक्स का कुछ है ही नहीं। अब करना क्या है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बेटा 4-5 कमिटमेंट आपके तरफ से मुझे चाहिए कि 4 to 5 मंथ्स आपको जो रखना है अपने पास, वो रखना है पेशेंस। 2 चीज अपने पास रखिएगा पूरा कैलकुलस सीखना अगर चाहते हो तो, कि सर मुझे कैलकुलस सीखना है, तो पहला चाहिए आपका पेशेंस। पेशेंस क्यों चाहिए? क्योंकि बेटा अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ सर पढ़ाते हैं मजा आता है। कुछ बच्चे होंगे जिनको लगता रहेगा सर पढ़ा रहे हैं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ठीक है। अब आप में से कई लोग ये बोलने वाले हैं कि सर कैलकुलस पढ़ा रहे हो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या टफ जा रहा है। तो पेशेंस रखिए, धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। और मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं, क्यों रख रहा हूं, कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी हमारे और आपके बीच में रहेगा तो हम क्लियरली एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो पेशेंस आपका चाहिए। दूसरा अगर हमको चाहिए बेटा, तो आपका चाहिए डेडिकेशन, जो कि हर टीचर चाहते हैं। तो ऑब्वियस बात है मैं भी चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको कैलकुलस सिखाने जा रहा हूं। ये 2 चीज आप मुझे दीजिए, मैं आपको कैलकुलस पूरा अच्छा तरह से सिखा के भेजूंगा। और इतना अच्छे से सिखाऊंगा ना कि आप डिग्री लेवल पे भी जा करके मैथ्स में तकलीफ नहीं होगी आपको। इनफैक्ट बोला जाता है आप मैथ्स का मास्टर और पीएचडी में जाकर के 2-3 लेक्चर मिस कर दोगे ना तो भी आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि वो भी जो सिखाएंगे मैं आपको अभी से सिखा के रख दूंगा। उतने आगे की पढ़ाई मैं आपको पूरे कैलकुलस 5 महीना में सिखा के रख दूंगा।
अच्छा, ये बेटा पेशेंस में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको लगेगा कि सर जो आप पढ़ा रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सच में वो चीज ऐसा होती है क्या? नहीं होती है। मैं जो पढ़ाऊंगा बेटा वो समझ में आपको आएगा, बस धीरे 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 आपको रियलाइज हो कि हाँ सर वो समझ में आया था, वो समझ में आया था। ठीक है जी, हाँ सर। अब देखो बेटा, ये 4 to 5 मंथ्स की जर्नी में हम कौन कौन से चैप्टर के साथ भिड़ने वाले हैं। तो शुरू करेंगे बेटा लिमिट से, देन कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी। तीनों को मिला करके एक चैप्टर बोला जाता है जिसका नाम है एलसीडी, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एक चैप्टर बोले जाते हैं, है 3 चैप्टर, बोला जाता है इनको एक साथ। फिर आता है बेटा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जो आपने डेरिवेटिव के नाम से सुना रहेगा। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि एओडी है। देन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इन बच्चों को ना इग्नोर करो, जो मैसेज कर रहे हैं ना ग्रुप में, इग्नोर करो इनको। डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइम पे नहीं आएंगे हर हमेशा, आई एम सो सॉरी बेटा लोग, ट्राई कीजिए आप। हो गया ज्वाइन तो ठीक है, अदरवाइज 10 मिनट पहले ज्वाइन करें आप लोग। 9 चैप्टर के साथ हम लोग भिड़ने वाले हैं बेटा। ये जो एरो दे रहा हूं आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो सर ये क्या है क्या है क्या है। तो जो एरो अपवर्ड जा रहा है उसका मतलब वो टफ लगेगा आपको, जो एरो डाउनवर्ड आ रहा है मतलब सर वो आसान लगने वाला है मुझे, जो दो एरो ऊपर जा रहे हैं मतलब सर थोड़ा ज्यादा टफ लगने वाला है, एंड जो 2 एरो नीचे जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा आसान लगेगा आपको। तो मिला जुला कर बात किया जाए तो बेटा कौन कौन से चैप्टर है पूरे 9 चैप्टर में जो आपको टफ लगने वाले हैं? तो सिर्फ 3 चैप्टर आपको टफ लगेंगे, एक लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी से मार्क करके रख लो कि सर ने क्या बोला था। अभी आपको एंड जब मैं खत्म होगा तो मैं आपको बोलूंगा बेटा बताओ कौन कौन सा चैप्टर टफ लगा था, तो आप इन 3 चैप्टर का नाम जरूर लोगे। मैं बोलूंगा बेटा सबसे आसान चैप्टर बताओ, सुपर इजी वाला चैप्टर बताओ, तो आप बोलोगे सर एक डेरिवेटिव निकला और एक एरिया अंडर कर्व निकला। सुपर टफ सिर्फ एक चैप्टर है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। पूरे कैलकुलस में अगर कोई माई बाप है जो बच्चे को रुला देता है वो एओडी है। सच में रुलाता है क्या? हाँ सच में रुला देता है, आपको बता रहा हूं। लेकिन क्या सर हम भी रोएंगे? अरे नहीं, मैं आपको 2 चीज पहले ही मांग लिया हूं, और अगर वो मुझे 2 चीज दे दो तो आपको तो कोई नहीं लगने वाला है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, आप देखोगे इस चीज को कि आप मुझे अगर पेशेंस दे रहे हो, डेडिकेशन दे रहे हो, तो गारंटी है कैलकुलस सिखा के भेजूंगा आपको 5 महीने के बाद। बस एक कमिटमेंट एक्स्ट्रा और चाहिए। जितना अभी तक आपने पाप किया है 11th में किया है, 11th ना पढ़ करके, इंडिया में 70 से 80% बच्चों का जेई में खराब मार्क्स आता है क्योंकि 11th को हल्के में लेते हैं वो लोग। 11th बेटा 11th नहीं है, 11th आपका 9th 10th नहीं है। 11th वो चीज है जो आपकी 12th को डिसाइड करता है कि आप 12th में कितना मेहनत करोगे कि कहां जाओगे। आप 11th छोड़ दो, 12th में रोने लग जाओगे और आपको लगेगा सर हमने कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में। और एक बच्चे से मिलना जो 11 ठीक ठाक पढ़ के रखा है, वो मजा मजा कर रहा है 12th में, बोल रहा है सर जेई तो हम फोड़ डालेंगे। तो आपने वो पाप तो किया ही, ठीक है, मैं उसको भी मिटाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा पाप आप लोगों ने खुद कर लिया है कि जो असाइनमेंट दिया हूं आपने किया नहीं। ठीक है, मैं भी माफ किया, मैं भी माफ किया, छोड़ दो। नहीं असाइनमेंट किया, छोड़ दो। अवंती में जो टेस्ट होते हैं बस इनको ही रिवाइज कर लो आप। जो संडे टेस्ट पेपर होते हैं 10-15 क्वेश्चंस आते हैं, इनको ही प्रैक्टिस कर रहे हो आप। पूरा खत्म हो गया, बैकलॉग खत्म हो गया अभी तक आपका। अब के बाद से अगर कोई असाइनमेंट मिस कर रहा है तो बेटा मुझे आप दोष मत देना कि सर आपने कुछ कमी छोड़ा है। मैं सारा पाप भूल गया। अब मुझे आपको चाहिए बेटा कि जो भी असाइनमेंट दूंगा, सो हर असाइनमेंट को, असाइनमेंट्स जितने भी मिलेंगे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहां पे आप लोगों को एक और डिस्काउंट दे रहा हूं। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताओ बेटा कितने असाइनमेंट आपको चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये टॉपिक में मुझे 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट दे दो, 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट दूंगा। सर मुझे 2 असाइनमेंट दे दो, टफ वाला असाइनमेंट दे दूंगा आपको। सारे असाइनमेंट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए कभी पंगा नहीं होगा। भरोसा रखना है आपको, धैर्य रखना है, कैलकुलस आपके जेब में होगा। ठीक है, हाँ जी सर। अब सवाल यह है कि सर ये जो आपने टफ बोला है, लिमिट को, डेफिनेट इंटीग्रेशन को, क्या सच में टफ है?
नहीं, रीजन सुनिए क्यों। बेटा यहां से लेकर के और यहां तक हम इनको बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। हम कैलकुलस को भी दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक कैलकुलस पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, इसको हम बोलते हैं डीसी। बोलिए जी बेटा, बोलो बोलो, कोई हैंड रेज किया है? सर रिपीट करना है, और मेरी ज्वाइन नहीं हो रही थी क्लास। हाँ ठीक। तो हम कैलकुलस को दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं बेटा। पहला होगा डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा होगा इंटीग्रल कैलकुलस। हम पूरे कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। दोनों कैलकुलस जब स्टार्ट होगा तो आपको लगेगा सर टफ जा रहा है, लेकिन जैसे ही स्टार्ट होकर खत्म होने वाला होगा ये आपको आसान लगने, मतलब ग्राफ गिरता जाता है इसका। हम टफ से शुरू करते हैं, फंक्शन, सच पूछो तो कैलकुलस फंक्शन से ही शुरू हो गया, लेकिन अब थोड़ा असली रूप में आएगा आपको, नोटेशंस कैलकुलस के अब आपको दिखने वाले हैं। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन यहां से लेकर के यहां तक पढ़ते हैं। इन सारे चैप्टर्स को डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ये सारे चैप्टर जो आप देख रहे हो बेटा, ये वाले, इन सारे चैप्टर को डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से जाना जाता है। और बाकी के जो चैप्टर्स आपके सामने दिख रहे हैं उनको इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से जाना जाता है। उन्हें इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से जाना जाता है। तो जब डिफरेंशियल कैलकुलस हम स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं लिमिट से। वो फंक्शन छोड़ देते हैं अभी, हम स्टार्ट करते हैं लिमिट से। तो क्योंकि हमारा पहला चैप्टर होता है तो सर हमको लगता है ये टफ है, जबकि कुछ दिन बाद वो चैप्टर आपको टफ नहीं लगता है। कुछ दिन बाद तो बोलोगे सर ये क्या आपने बताया सर, मजा आ रहा है बस करने में। जो बच्चा लिमिट में सीख जाता है, कंटिन्यूटी 2 लेक्चर, डिफरेंशियबिलिटी 2 लेक्चर, एमओडी 3 लेक्चर, मिनी पड़ जाएंगे। मतलब जितना मैं लिमिट को टाइम दूंगा उतना ही टाइम 3 चैप्टर में देने वाला हूं। तो लिमिट के लिए बकायदा मैं 6 से 7 घंटा टाइम पढ़ाऊंगा आपको, और इनको मैं कितने ही घंटे में 3 निपटा दूंगा। अच्छा जी सर ऐसा है क्या? हाँ जी। बात करते हैं बेटा एओडी। मैं ये भरोसा करके चलता हूं और ये फैक्ट आपको बता रहा हूं कि एओडी सच में टफ है। कई लोग इसको आसान बोलते हैं, जो आसान बोलते हैं बोलने दीजिए। मैं वो टीचर नहीं हूं कि आपको हर चीज आसान करके दिखाऊंगा, नहीं। जो है वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। ये टफ है तो है टफ, लेकिन सच पूछो तो इसको आसान बोलने के पीछे लॉजिक ये होता है सभी लोगों का, इंटरेस्टिंग बड़ा जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग। ये मतलब इतना इंटरेस्टिंग है ना, आप बोलोगे सर मजा आ रहा है यही करने में। जब डेरिवेटिव का आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हो ना, आपने पूरा कैलकुलस पढ़ लिया, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लिया, अब उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, तो एप्लीकेशन पढ़े हुए तो सर मजा आता ही है। फिर नेक्स्ट की बारी आती है जिसका नाम है बेटा इंटीग्रल कैलकुलस। व्हाइट बॉक्स में जो आप देख रहे हैं इसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। अब वापस से बात है सर, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन आपको आसान दिखेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको थोड़ा टफ दिखता है, क्योंकि ये सारी चीजें स्टैंडर्ड प्रोसेस में बन जाती हैं। इनके लिए हमको कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करना पड़ता है, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कितने रूल्स है सर? 6 से 7। मतलब सर 6 से 7 रूल्स का ही चैप्टर है डिफरेंशियल डेफिनेट इंटीग्रेशन। हाँ जी, उतने ही है। एरिया अंडर कर्व 2 लेक्चर में निपटा दूंगा, मैक्सिमम जाएगा 3 लेक्चर, और डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा खासा 7 से 8 लेक्चर लेने वाला है। तो अगर काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने जा रहे हैं, तो बेटा लिमिट में आपको 6 से 7 लेक्चर, कंटिन्यूटी 2 लेक्चर, डिफरेंशियबिलिटी 2 लेक्चर, एमओडी 3 लेक्चर, एओडी 10 घंटा लगेगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन 7 घंटा लगेगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन 8 घंटा लगेगा, एरिया अंडर कर्व 3 घंटा लगेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन 8 घंटा लगेगा। टोटल ऐड करके बताओ कितने लेक्चर्स निकल के आ रहे हैं, जल्दी से बताओ। सर 50 सर 50 अरे बेटा 50 50 आ रहे हैं। यस सर। सर यस सर एक मंथ में कितने, एक वीक में कितने क्लास होते हैं बेटा? 4।
होते हैं ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. 1 मंथ में कितने हो गए? 16। 16। तो मैं कितने मंथ आपसे मांग के रखा हूँ? 4 to 5 मंथ। मतलब 4 to 5. ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। बीच में अगर छुट्टी वगैरह कम मान के चले, स्कूल की छुट्टी, वैकेशंस वगैरह मान के चले, तो सर हमारा 4 से 5 मंथ में निपट जाएगा। ठीक है? हाँ जी सर। यस सर। अच्छा, अब आपको बता रहा हूँ बेटा, इन जो भी चैप्टर्स हैं इनके वेटेज आपको मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये है ना कि बेटा हम सिर्फ जेई के लिए नहीं पढ़ रहे हैं उसको। जेई पढ़ने के बाद जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो भी आपको लगेगा, और पक्का मेरे को एक दिन मैसेज करके बोलोगे सर अच्छा हुआ आपने कैलकुलस ठीक से पढ़ाया था। एक लेक्चर में तो उड़ाऊंगा नहीं, मैं वो टीचर ही नहीं हूँ कि मैं चीजों को भगा के पढ़ाता हूँ। नहीं, मेरे को शौक ही नहीं है। कम पढ़ाऊंगा, ठीक पढ़ाऊंगा चलेगा मेरे को। ज्यादा पढ़ाऊंगा दिखाने के लिए और कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं, मेरे को नहीं चाहिए वो, क्योंकि रिजल्ट वैसे नहीं आएगा। रिजल्ट कम पढ़ने से और अच्छा पढ़ने से आता है। ठीक है सर? तो बेटा यहां तक डाउट क्लियर है? Yes, सर। sir. क्या आप सारे लोग ये कमिटमेंट मेरे को दे रहे हैं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जवाब नहीं आया ना, अभी 4-5 लोगों का ही जवाब आया। Yes, यस sir. सर। Yes. लगभग सारे लोगों को Yes, से sir. आनी चाहिए आवाज। सारे लोगों से अंदर आवाज आनी चाहिए कि सर हाँ हम रेडी हैं, आप बस बताओ। इन बच्चों ना जो नहीं कर पा रहे हैं, माफ करो बेटा। मस्ती एक टाइम तक अच्छा लगता है, फिर बाद में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है? अगर मेरा फेवरेट टॉपिक पूछोगे मैथ से, तो मैं आपको कैलकुलस सीधा सीधा शब्दों में बोलूंगा कि अगर मेरे को पूछना है तो बेटा कैलकुलस। वैसे हर मैथ स्टूडेंट को कैलकुलस पसंद होता है, तो आप मान के चलिए ना बेटा, अगर टफ होता तो सच में थोड़ी पसंद होता सर सबको। अगर ये इतना ही टफ होता तो दुनिया का फेवरेट टॉपिक थोड़ी होता। चलिए आज की कहानी बेटा हम लिमिट के साथ शुरू करेंगे कि सर लिमिट क्या है। तो कुछ सवालों के जवाब अपने मन में रखिएगा और यहाँ से लिमिट के हर कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। याद रखना, हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे और हर एक प्रैक्टिकल चीज आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट से रिलेट होते नजर आएगी। पहला चीज आप ये समझो बेटा कि सर जो आपने बोला लिमिट, ये है क्या? लिमिट है क्या? अब देखिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं। ये रहा है एग्जाम्पल, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। धीरे धीरे समझेंगे, भागना नहीं है। स्टार्टिंग में भाग जाएंगे तो पूरा आगे पूरा पीछे बर्बाद कर देंगे, याद रखना। सबसे पहला चीज बेटा कि हमको मैथ्स कभी भी ये नहीं सिखाता है कि आप एक अननोन वेरिएबल को, वेरिएबल का मतलब होता है बेटा कि जिसका वैल्यू हम नहीं जानते, जिसका वैल्यू वेरी कर रहा है। तो जो चीज के बारे में आप नहीं जानते हो उसको कैंसिल करना मना है मैथ्स में। आप मैथ्स में अगर दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हो तो आपको उसके पीछे का फंडा मालूम होना चाहिए, सर मैंने स्क्वायर क्यों किया। एक अच्छा मैथ स्टूडेंट होने का पहचान यही है कि कुछ करने से पहले आप सोच रहे हैं। तो सबसे पहला चीज बेटा कि आप एक्स और एक्स को काटेंगे नहीं। रीजन ये है सर कि ये काटना पीटना अलाउड नंबर्स में होते हैं, हमारे अननोन वेरिएबल में नहीं होता सर। अगर आपको 4/2 मिले तो आप काट करके 2 लिख दो, किसी ने मना नहीं किया है, क्योंकि ये अननोन वेरिएबल्स नहीं है बेटा, ये वेरिएबल्स नहीं है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू सारे लोग जानते हैं। बात समझ में आई बेटा लोग? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। Yes. सर यहाँ पे लोग एक्स और एक्स को काट नहीं सकते, नहीं काट सकते। कब काट सकते हो? जब वो चीज आपको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में नजर आए तो काट सकते हो। ठीक है सर, आगे चलते हैं बेटा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फंक्शन का वैल्यू 1 पे बताइए, एफ ऑफ 1 बताओ। तो एफ ऑफ 1 कितना होगा बेटा लोग? 2 इंटू 1/1। और देखिए आगे की कहानी, क्योंकि सर यहाँ पे x का वैल्यू मुझे मालूम है कि 1 ले रहे हैं आप, तो मैं 1 को काट सकता हूं। यहाँ पे नहीं काट सकता, भले ही आंसर 2 आ रहा है। वो क्लास 10th में करते थे, अब नहीं करेंगे हम। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा लोग? 2 आ जाएगा। अगर मैं f of 2 की बात करूं तो ये भी 2 इंटू 2/2 हो जाएगा, 2। ये भी 2 आ जाएगा। 2 इंटू -1/-1 करूंगा तो भी आंसर 2 हो जाएगा। 2। लास्ट वाला हो जा रहा है, गौर से देखिएगा बेटा, ये है 2 इंटू 0/0 इज इक्वल टू, कोई बच्चा बोल रहा है 0/0 काट दो,
और आंसर लिख दो 2। एक तो ये रहा। देखिए कंट्रोवर्सी चीज क्या है, कंट्रोवर्शियल चीज क्या है यहाँ पे। एक बच्चे ने अभी आंसर दिया सर 0 आंसर आएगा, और एक बच्चा बोल रहा है कि सर 0 0 काट दो और 2 into 1 आंसर 2 आएगा। सही किसका मालूम है? किसका सही मानोगे सर आप? हम तो ये जानते हैं ना कि किसी भी चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ 0 आंसर आएगा, तो सर ये तो 0 by 0 है। और हमको मैथ्स में सिखाया गया कि सर अगर सेम सेम दिख जाए तो काट दो, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, सर काट के 1 कर दो। किसका बात मालूम है? इसी को बोला जाता है नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट। वो चीजें जो हम नहीं बता सकते, और नहीं बताने का पर्पस क्या होता है? क्या सच में हम नहीं बता सकते? अरे बता सकते हैं, लेकिन सामने वाला कुछ अलग बता सकता है। कौन बोलता है बेटा इनफाइनाइट नहीं बता सकते? आप बता सकते हैं इनफाइनाइट। हमारे लिए इनफाइनाइट 100 है, मैं मान लेता हूं सर मेरे लिए इनफाइनाइट 100 है। मैंने आपको क्या बोला बेटा? वैल्यू हम बता सकते हैं, लेकिन हम उन चीजों को नॉट डिफाइंड बोलते हैं जो चीज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती है। अब मैं मानता हूं 100 इनफाइनाइट है, क्यों? आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? मैं बोलूंगा क्योंकि सर हम बहुत छोटे हैं, हमको बचपन में गिनती 100 तक सिखाई गई है, तो हम तो आगे जानते ही नहीं है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा नंबर 100 हुआ। अब एक बड़ा बच्चा अगर बोल रहा है नहीं सर हम तो 1000 भी जानते हैं, हम 2000 भी जानते हैं, तो ये अलग अलग रोल अलग अलग लोग अलग अलग नंबर बता रहे हैं, इसका मतलब तो डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड होने का मतलब होता है कि सबके लिए सेम हो। बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको हम लोग लिखेंगे नॉट डिफाइंड। क्या नॉट डिफाइंड बोलना ही काफी है? यहां तक तो रुक जाना चाहिए था। क्या सच में दुनिया वाले रुक गए? नहीं रुके। दुनिया वाले यहाँ पे जान नहीं छोड़ते हैं। अब वो दिमाग लगाना शुरू किए कि नॉट डिफाइंड है तो मैं इसको डिफाइंड करूंगा, मैं बताऊंगा सर f(0) ये होगा। अब यहां पे पंगा होता है। एग्जैक्टली 0 पे मैं अगर चेक कर रहा हूं फंक्शन का वैल्यू, तो सर नॉट डिफाइंड है। अब इन सारी चीजों को हम एक अपने आसपास के एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। ध्यान से समझिए। मान लो कि बेटा यहां पे किसी आदमी का घर है। अब वो आदमी मान लेते हैं कि निशांत है, कि निशांत के घर के बारे में हम जानना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि निशांत कैसा लड़का है, कितना घंटा पढ़ाई करता है, क्या करता है, कितना बाहर घूमता है, कब जगता है, कब सोता है, सारा डिटेल मेरे को सर जानना है। और मुझे ये चीज समझ में आया कि सर आप डायरेक्ट निशांत के घर में नहीं जा सकते, मार के भगा देंगे आपको सर। घर में तो तब जाओगे ना जब आप निशांत को जानते रहोगे, तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे तब निकालोगे ना जब वो डिफाइंड होगा। तो सेम कहानी है कि मैं निशांत के घर में डायरेक्टली नहीं जाऊंगा, तो मेरे पास सर रास्ता यही बचा कि आप निशांत के अड़ोसी से और पड़ोसी से पता लगाओ। तो निशांत के 2 पड़ोसी, निशांत खुद बताएगा पड़ोसी का नाम। बताओ निशांत। हैरी। हैरी पड़ोसी है? दोनों एक ही घर में रहते हैं क्या, एक ही साथ? नहीं सर, बट फ्रेंड है आप सर। सच में पड़ोसी का नाम बताओ। सर शुभम। हाँ जी, शुभम। शुभम। और मतलब अच्छा दोस्त है आपका? और विशाल। विशाल। बहुत बनती रहेगी आप लोगों की। हाँ सर, Yes, sir. पड़ोसी हैं हमारे, ये रहे हमारे लेफ्ट पड़ोसी, ये रहे हमारे राइट पड़ोसी। ठीक है, तो मेरा लिमिट ये बोलता है कि आपको निशांत से जाकर नहीं पूछना है कि आप बताओ क्या कर रहे हैं हम, कैसा लड़का है निशांत। निशांत से जाकर पूछोगे निशांत कैसा लड़का हो, तो निशांत कभी बोलेगा हम खराब लड़के हैं? वो व्हाट्सएप के स्टेटस पे बोल देगा कि हम खानदानी रईस है, ना आकड़ सुनते हैं ना आकड़ देखते हैं, बोल देगा, वो स्टेटस पे बोल देगा। रियल लाइफ में थोड़ी बोलेगा कि मैं खराब लड़का। तो मैं निशांत के बारे में जानकारी लेना, तो मैं पड़ोसी से बात करूंगा। अब सिनेरियो देखो सर क्या क्या हमारे सामने। देखो जब भी कुछ आता है प्रॉब्लम केस के बारे में सोचो, सर ये हो सकता है, ये हो सकता है, सर ये हो सकता है। यहां से आपका माइंड ना थोड़ा सा डायमेंशनल हो जाता है, ये भी हो सकता है, ये भी, ये मतलब आप सोच रहे हो कि सर हाँ ये चीजें हो सकती हैं। तो मान लो एक केस कंसिडर करता हूं। शुभम ने बोला कि निशांत सर अच्छा लड़का है, और विशाल बोल रहा है सर बहुत गंदा है, मेरे को कल ही पीटा था इसने।
क्या आप कंक्लूजन निकाल पाओगे बेटा निशांत कैसा लड़का है? ये बोल रहा है अच्छा है, वो बोल रहा है बुरा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब जब आपके सामने आंसर 2-2 आ जाएं, 3-3 आ जाएं, 4-4 आ जाएं, आप क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड। Not defined. सर डिफाइंड ही नहीं है। लिमिट के केस में बोला जाता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एलडीए नहीं। लिमिट क्या है सर? लिमिट हमारी मंजिल है जिसका हम मतलब लिमिट हमारी डेस्टिनी है सर, जहां पे हम पहुंचना चाह रहे हैं। तो हमारा डेस्टिनी अभी क्या है? निशांत के बारे में पता लगा रहा सर। हमारा लाइफ का पर्पस ये कि मैं निशांत के बारे में जाकर पता लगाऊं। अब मैं दूसरा केस कंसीडर कर रहा हूं कि शुभम बोला कि सर अच्छा लड़का है और विशाल भी बोल रहे हैं हाँ सर बढ़िया लड़का है। उस केस में सभी बच्चे ये कंक्लूड कर पाएंगे कि सर निशांत अच्छा लड़का है। मतलब मैं एक स्टेटमेंट दे सकता हूं कि निशांत एक अच्छा लड़का है। बात समझ में आई बेटा? हाँ सर। Yes, sir. अगर ये दोनों खराब भी बोल, अगर ये लोग दोनों खराब भी बोल देना तो मेरा कंक्लूजन सामने है। ये भी खराब बोला, ये भी खराब बोला, आंसर तो बेटा यूनिक आ रहा है ना। दोनों लोग तो एक ही आंसर दे रहे सर खराब है वो। तो बेटा मैं ये बोलूंगा ना कि हाँ निशांत खराब लड़का है सर। मैं कब कब नॉट डिफाइंड डज नॉट एग्जिस्ट कब बोलता हूं? जब हमारे सामने ऑप्शंस अलग अलग आ जाए। इनसे पूछा कोई और, उनसे पूछा कोई और, जब दोनों सेम नहीं है तो सर मैं बोल दूंगा मैं नहीं जानता सर क्या है वो, क्योंकि वो अच्छा बोल रहे वो खराब बोले तो मैं क्या बताऊं सर वो कैसा लड़का है। यहां तक क्लियर है बेटा लोग? Yes, हाँ sir. सर। Yes, तो sir. हमने अभी तक क्या सीखा? हमने सीखा लिमिट में सबसे पहला कि लिमिट है क्या। व्हाट इज लिमिट? व्हाट इज लिमिट? लिमिट क्या है सर? तो लिमिट का डेफिनेशन बुक्स में एप्सिलॉन डेल्टा का बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है, जो अभी आपके सामने नहीं रखूंगा, नहीं तो पहले ही दिन बोलोगे सर टॉपिक बहुत टफ है। डेफिनेशन इतना बड़ा है ना कि आप बोलोगे सर बहुत डिफिकल्ट है। सर डेफिनेशन याद करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, वाहियात डेफिनेशन याद मत करना कभी। मैं बोलता हूं बेटा बिल्कुल याद नहीं करना। कैलकुलस में जब भी आपको कोई स्टेटमेंट बोला जाए बिल्कुल याद मत करना, क्योंकि कैलकुलस याद करने वाली चीज ही नहीं है। ना कोई थ्योरम मिलेगा आपको, हाँ मिलेगा क्या? तो थ्योरम को आप अपनी लैंग्वेज में बना करके समझ जाइए, काम खत्म। तो लिमिट क्या है बेटा? लिमिट हमारी मंजिल है, लिमिट हमारी डेस्टिनी है जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं। हम मतलब कौन सर? हम नहीं, फंक्शन। तो लिमिट हमारी है मंजिल। मैं खास करके मंजिल बोलता हूं, आपको बुक में थोड़ी मंजिल लिखता हुआ मिल जाएगा भाई कि लिमिट मंजिल है ना। कौन पहुंचना चाहता है? फंक्शन पहुंचना चाहता है। मंजिल किसका? फंक्शन का सर। तो मंजिल तो वो चीज होती है ना जहां पे दुनिया वाले पहुंचना चाहते हैं। अब मैं जाकर बोल रहा हूं एक बच्चे से कि बेटा बताओ तुम्हारी मंजिल क्या है, तो बच्चा बोल रहे है सर मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को पुलिस बनना है, मेरे को वो बनना है सर। सीधा शब्दों में बोल दे कि बेटा तुम्हारी मंजिल है ही नहीं, तुम्हारा गोल ही क्लियर नहीं है, तुमको बनना क्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? मंजिल डज नॉट एग्जिस्ट सर, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट हम ये समझते हैं कि सर व्हेन वी फाइंड लिमिट, हम लिमिट फाइंड कब करते हैं सर? बड़ा बढ़िया सवाल है सर। व्हेन वी फाइंड लिमिट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सभी बच्चों को जानना चाहिए कि सर हम लिमिट निकाल रहे हैं तो कब निकालना होगा। क्या सवाल सामने से बोलेगा लिमिट निकालो? ना। लिमिट सॉल्व करने की बारी आएगी तो बेटा बोल देगा कि ये रहा लिमिट का सवाल, सॉल्व कीजिए। लेकिन एप्लीकेशन में तो थोड़ी आपको लिमिट फाइंड करना है। वो तो एक वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगा, अब आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे कर देते कि सुरेश की एज रमेश से 10 साल बड़ी है, तो आपको समझ में आता था सर ये तो लीनियर इक्वेशन का सवाल है। मैं मान लिया कि सुरेश की एज x है तो रमेश का एज सर 10 + x हो जाएगा, 10 साल बड़ा है। तो ये तो अल्टीमेटली अपने आप हम लोग सर समझ जाते थे। क्यों समझते थे? क्योंकि आप इक्वेशन का एप्लीकेशन जानते थे। सर ये इक्वेशन यहाँ पे यूज होता है। तो वैसे ही आपको बेटा मालूम होना चाहिए व्हेन वी फाइंड लिमिट। दे रहा हूं आपको, इंजीनियरिंग का एग्जांपल दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। व्हेन वी फाइंड लिमिट, वी फाइंड लिमिट व्हेन वैल्यू ऑफ फंक्शन at some point does not exist, at some point does not exist, ये एग्जिस्ट नहीं करे
कोई भी फंक्शन का वैल्यू जब एग्जिस्ट किसी पॉइंट पे ना करे तो मैं लिमिट निकालूंगा। अच्छा ऐसा है सर, जरा नीचे वाले एग्जांपल में आओ। बेटा मुझे बताओ, क्या यहां पे 1 पे क्या मैं लिमिट निकालूंगा? नहीं, क्योंकि सर 1 पे फंक्शन का वैल्यू आ रहा है। बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, वेरी इसमें बोल दिया, वाईफाई पे भरोसा नहीं है भी अपना। तो बेटा फंक्शन का वैल्यू 1 पे 2 आ रहा है, मतलब सर लिमिट निकालना है ना? आ रहा है तो क्यों निकालोगे सर? जब फंक्शन किसी वैल्यू पे डिफाइंड ना हो तो आप लिमिट निकालिए। तो आप मंजिल बताइए कि फंक्शन वहां पे डिफाइंड नहीं है तो जाना कहां चाहता है सर? क्या यहां पे लिमिट निकालेंगे बेटा? No, sir. no, sir. तो यहां पे भी मैं No, sir. No, sir. ध्यान से समझिएगा, यहां पे लिमिट लिख दे रहा हूं, लिमिट लिख दे रहा हूं। अब लिखने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। क्या यहाँ पे अप्लाई करेंगे? ना। यहाँ पे अप्लाई करेंगे? ना। क्या No, नीचे sir. करेंगे? ना। No, sir. क्या No. फोर्थ पे अप्लाई करेंगे? हाँ, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे अप्लाई करेंगे सर लिमिट। एक मिनट सर, इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मुझे लिमिट का सवाल मिल रहा है तो मुझे पहले चेक करना चाहिए कि लिमिट फाइंड भी किया जा रहा है कि नहीं करना चाहिए। हाँ, यह आपके साथ धोखाधड़ी किया जा सकता है। ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जहां पे एक्चुअली लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है और अब हम बोलते हैं फाइंड करके दो, क्योंकि लोगों को आदत है दूसरे लोगों को परेशान करने, आदत है लोगों की। तो सबसे पहला बेटा लर्निंग क्या ले रहे हैं वहां कि जब सर हमको लिमिट का सवाल दिया जाएगा, मैं पहले फाइंड करके पता लगाऊंगा क्या सच में फाइंड करने की जरूरत थी कि नहीं थी। उस मेथड को बोला जाता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि आप जाइए जहां पे खोजना चाहते हैं सच में खोजिए कि क्या फंक्शन सच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ। तो इसे बचना है आप। ठीक है सर, मैं मान लिया कि सर यहाँ पे आप लिमिट फाइंड करना चाहते हो, तो बताओ तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे तो सो लेट्स फाइंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे ना? लिखने का तरीका होता है, देखिए कैसा लिखा गया कि फंक्शन का हम लिमिट निकालने जा रहे हैं कब? जब x 0 को टेंड कर रहा है। एक मिनट सर, आपने वर्ड यूज किया x टेंडिंग टू 0। हाँ, टेंडिंग टू 0 का मतलब बेटा x की मंजिल 0 है, पहुंचा थोड़ी है अभी, पहुंचा नहीं है। जैसे कि आपकी मंजिल आईटी में जाना है, पहुंचे थोड़ी हो। और जिस दिन आप पहुंच जाओगे उस दिन आप लिमिट निकालोगे। No, मैं आपको sir. बोलूंगा बेटा मंजिल बताओ, No, sir. बोलोगे, आप तो ये बोलोगे ना मंजिल बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो ऑलरेडी मंजिल से पहुंच चुके हैं। सर एक बात तो यहां से क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ सर? तो ये चैप्टर बहुत झूठा चैप्टर है, फ्रॉड चैप्टर है, जाली चैप्टर है बेटा। सच पूछो तो क्यों 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 सर? लॉजिक नहीं समझा आपका। बेटा एक बात समझो कि जब x 0 पे पहुंचा ही नहीं और मैं फंक्शन का वैल्यू 0 पे बता रहा हूं, तो सर जब पहुंचा ही नहीं और आप वैल्यू बता रहे हो तो मतलब सर आप वैल्यू झूठ बता रहे होंगे। हाँ जी, आप झूठ बता रहे होंगे। तो सर वो मतलब कितना झूठ? झूठ मतलब कितना झूठ? ज्यादा झूठ, कम झूठ, बहुत ज्यादा झूठ या बहुत कम झूठ? बहुत कम झूठ। इतना कम झूठ कि आप इग्नोर कर सकते। जैसे आप एग्जांपल अपने फोन का लीजिए, गलती से फोन आपका गिर गया नीचे, कहीं से स्क्रैच आ गया, क्या बोलोगे? घर पे लेके फोन फेंक दोगे? मेरे को नहीं चाहिए भाई, तुम रखो, मेरे को नया फोन दो, ऐसा बोलोगे क्या? No, sir. नहीं ना। No, sir. क्यों? क्योंकि बेटा ऐसा इंसिडेंट है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन उस सेम दूसरा केस मानता हूं कि फोन आपका गिर के टूट गया, तो आप इग्नोर करोगे? नहीं, आप जाओगे उसको बनवाओगे, रिपेयर कराओगे आप। वैसे ही हमारा लिमिट है बेटा, जो आंसर देता है इतना कम झूठ लायक होता है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो मेरा तीसरा लर्निंग आज का ये रहा। थर्ड लर्निंग हम लोग ले रहे हैं सर कि फर्स्ट कि थर्ड कि लिमिट गिव्स यूनिक आंसर। यूनिक आंसर क्योंकि लिमिट में सर दो आंसर हमको अलाउड नहीं है, अड़ोसी और पड़ोसी दोनों का बात सेम होना चाहिए, तब हम किसी भी फंक्शन के बिहेवियर के बारे में पता लगा सकते हैं। तो लिमिट गिव्स यूनिक आंसर एंड फिर हमने क्या सीखा बेटा? एक मिनट, लिमिट गिव्स यूनिक आंसर एंड
अप्रोक्सीमेट आंसर देता है, यूनिक एंड अप्रोक्सीमेट आंसर देता है लिमिट। मतलब सर लिमिट हम जो निकालने जा रहे हैं, हम मंजिल पता करने जा रहे हैं किसी का, तो मंजिल तो बेटा मंजिल है ना, जब वो मंजिल मिल जाए तो उसको मंजिल थोड़ी बोलते हैं, और मंजिल तो हमेशा चेंज होती है। आप बोलोगे सर हमको आईटी जाना है, आईटी जाकर बोलोगे सर हमको इंजीनियरिंग करना है, फिर इंजीनियरिंग होने के बाद बोलोगे सर हमको जॉब करनी है, तो मंजिल तो सर चेंज होता जाएगा। बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. यस सर। नहीं कर सकते सर, मंजिल चेंज होता है। हाँ होता है चेंज, वो अलग बात है। तो थर्ड लर्निंग हम लोग ले रहे हैं बेटा, लिमिट गिव्स यूनिक आंसर एंड अप्रॉक्सीमेट आंसर। हम लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वैल्यू बेटा वहां पे डिफाइंड ही नहीं है। जब डिफाइंड नहीं है तो हम कैसे बता दे सर कि एग्जैक्ट वैल्यू था वो? एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं ये दे सकता था ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो सर ये सारे वैल्यूज हैं कि 1 पे 2 आएगा, 2 पे 2 आएगा, -1 पे 2 आएगा। अब 0 पे सर मैं कैसे बताऊं, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो मैं एग्जैक्ट आंसर कैसे दे सकता हूं? आपको क्या लगता है कि इन दोनों लोग बोल दे निशांत अच्छा है तो निशांत सच में अच्छा होगा? इन दोनों लोग खराब बोल दे तो सच में निशांत खराब होगा? नहीं सर, मैं तो लोगों का सुना सुनाया बात बोल रहा हूं। ठीक है सर, समझ गए? तो बेटा ये नोटेशन आपको समझ में आया? लिखेंगे कैसे? Yes, sir. कैसे? We want to find the limit of this function at when x tending to 0. जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो मैं इस फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ x tending to 0। इस मीनिंग को हम लोग समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं जिसको बोला जाता है पैराडॉक्स। मान लीजिए यहां पे एक इंसान खड़ा है, मान लेते हैं मैं निशांत को एक काम दे रहा हूं। बोला निशांत बेटा एक काम करना है आपको। बोला Yes, सर काम, अपन काम करने के लिए रेडी है, काम तो बताओ। देखो भैया काम दे रहे हैं आपको। सर ये कॉकरोच लग रहा है। लग हो रहा है। चलो निशांत को कॉकरोच नहीं बनाते, निशांत भी बोलेगा सर क्या कर रहे हो आप। चलो ये निशांत सही है अभी? हाँ जी यस सर, सही है जैसा बना दो। निशांत और क्या, निशांत के सामने एक रखा है बहुत बड़ा खजाना। बहुत बड़ा खजाना मतलब इतना खजाना कि उसको आईटीएन बनने की जरूरत ही नहीं है। 10-20 आईटीएन हायर कर लेगा खुद ही, बोलेगा आ जाओ मेरा काम करो। वो भी गार्ड बनना है। मेरा खजाना इतना है ना कि आपको बस गार्डिंग करना है। टेक्नोलॉजी बनाओ और मेरे खजाना को बचाओ। यहाँ पे खजाना पड़ा है, बहुत ज्यादा खजाना है। मैं लिख भी दे रहा हूँ खजाना है ये पूरा। मैंने निशांत को एक टास्क दिया, बोला कि बेटा एक शर्त लगाता हूं आपसे, ये पूरा खजाना आपका है, एक काम करो आपको ये खजाना लेना है, लेकिन हर बार जितना डिस्टेंस है उसका हाफ ट्रेवल करो। सोच कर दिखाओ कभी बच्चा पहुंचेगा? नो सर। No, sir. No, sir. पहली बार जंप करेगा तो इसका हाफ डिस्टेंस यहाँ पे, दूसरी बार जंप करेगा इसका हाफ डिस्टेंस यहाँ पे, फिर तीसरे बार जंप करेगा इसका हाफ डिस्टेंस यहाँ पे, फिर फोर्थ जंप करेगा इसका हाफ डिस्टेंस यहाँ पे। तो आप लोगों को क्या लगता है बेटा, क्या निशांत कभी खजाने के पास पहुंच पाएगा? Sir. कभी पहुंच जाएगा? नहीं सर, थोड़ा सा पीछे रह जाऊंगा सर आप अब ये मत बोलना सर मैं पकड़ लूंगा जाकर। क्या जाएगा पर थोड़ा सा पीछे रह जाऊंगा तब भी। डिस्टेंस का मतलब। लेकिन बिल्कुल क्या, सर। अब इस ना थोड़ा पॉइंट को समझिए, क्या आप इतना पीछे रहोगे कि सर मैं डिस्टेंस इग्नोर कर सकता हूँ? यस सर। रियलाइज कर पा रहे हैं सभी बच्चे लोग? Yes, sir. सर हम इतना पीछे रहेंगे कि सर हम इग्नोर कर सकते हैं। नहीं चमका, नहीं चमका, चमका कि नहीं? एग्जाम्पल चमका कि नहीं बताओ? चमक गया। सर लग गया। Yes, sir. Yes. तो यही हमारा मीनिंग होता है एक्सटेंडिंग टू 0 का। सर एक 0 के पास पहुंच जा रहा है, लेकिन इतना करीब गया, इतना करीब गया, पहुंचा थोड़ी ना। निशांत कभी खजाने के पास पहुंचा थोड़ी, वो तो खजाने के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना नजदीक चला गया वो, हर बार हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इतना नजदीक गया
कि सर मैं बोल सकता हूं कि निशांत खजाने के पास पहुंच गया। इग्नोरेबल डिस्टेंस है सर उसके बीच में। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो सर, आप ये बोल रहे हो कि सर अगर यहां पे x पड़ा है, x इक्वल टू 0, या मैं ऐसा मान लेता हूं कि बेटा अगर ये 0 है तो x 0 के इतना क्लोज गया, इतना क्लोज गया, इतना क्लोज गया सर, तो कम मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर था। अब इस डायरेक्शन को पहुंचने के हमारे पास दो तरीका होते हैं। एक तरीका होता है बेटा जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में अप्रोच कर रहा हूं। दूसरा होता है इसको राइट साइड से अप्रोच करना, जिसको दुनिया वाले RHL बोल देते हैं। RHS मत बोलना, इसको बोला जाता है राइट हैंड लिमिट, RHL। अब यहाँ पे एक बच्चा विद्रोह कर सकता है मेरे साथ, बोलेगा सर एक बात बताओ, मैं देखो जो ऊपर वाला एग्जांपल, मैं जो भी एग्जांपल दिया बेटा अगर उसको मैथ से रिलेट करोगे ना, आप बोलोगे सर ने क्या एग्जांपल दिया था। अब मान लो बेटा कि मैंने बोला कि ये खजाना यहां पे पड़ा है, तो निशांत यहां से भी आ सकता था और निशांत को मैं खड़ा करके यहां पे भी ला सकता था, तो निशांत दोनों साइड से अप्रोच कर सकता था खजाने को। सर क्या होता जब मैं इस खजाने को यहां पे रख देता? अब मुझे बताओ बेटा क्या निशांत इधर से अप्रोच कर सकता था? नहीं सर, No, sir. रास्ता ही नहीं। रास्ता मतलब कि सर जो आपने रोड दिया था इधर रोड था ही नहीं। मतलब सर कि अगर मैं फंक्शन के टर्म्स में इसको रिलेट करना चाहूं तो सर वो पार्ट, ये पार्ट हमारे डोमेन के पार्ट नहीं है। अगर नहीं है तो आपको उधर से आना अलाउड ही नहीं है सर। बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अभी नोटेशंस को समझिए कि ये LHL और RHL के मतलब क्या होते हैं। जब फंक्शन लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 0 से अप्रोच करता है तो लिखा जाता है फंक्शन 0 को थोड़ा सा पीछे से अप्रोच किया, माइनस साइन मतलब लेफ्ट ना, आपको मालूम है ना? Yes, लेफ्ट माइनस। और इसको लिखा जाता है बेटा फंक्शन का वैल्यू 0 प्लस से लिखा जाता है। अच्छा, अगर नेबरहुड ऑफ 2 होता तो बेटा क्या लिखते? अगर यहाँ पे नेबरहुड ऑफ 0 के जगह पे a होता तो क्या लिखते हैं आप? A से थोड़ा Inactive. A से थोड़ा कम और A से थोड़ा ज्यादा। a माइनस हो जाता और f ऑफ a प्लस हो जाता सर। Plus. ये लिखने का तरीका है सर। मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, छोड़ दो, तुम नहीं लिख रहे हो ना बेटा, टॉपिक ही छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लिखोगे क्यों नहीं भैया? जब न्यूटन साहब ने लिख कर दिया है तो आप कौन होते हो इसको मना करने के लिए? आप कैलकुलस की जगह पे दूसरा मैथ्स निकाल दो, आपकी बात सुन लेंगे हम, सीधी बात है। ठीक है सर, ये बात समझ गया। लिमिट कैसे लिखोगे सर? आपने तो ये बताया ना कि फंक्शन ए के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, फंक्शन ए के राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। इसको अगर लिमिट के फॉर्म में लिखना रहेगा तो सर क्या लिखूंगा मुझे ये बताओ? लिमिट के फॉर्म में लिखना रहेगा तो बेटा लिखते हैं कि फंक्शन लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x इज अप्रोचिंग a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, एंड फिर लिखेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x इज अप्रोचिंग a फ्रॉम राइट हैंड साइड। एंड अगर ये दोनों आंसर सेम हुए, मतलब लेफ्ट पड़ोसी और राइट पड़ोसी दोनों ने इंसान के बारे में सिर्फ एक ही बात बोली है, अच्छा बोला बुरा बोला, सर हमारा कंसर्न थोड़ी है, तब हम लोग क्या बोलते हैं बेटा कि लिमिट एग्जिस्ट। Exist. तब हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट। अब यहां पे एक बहुत अच्छा सवाल आता है कि मैंने बोला कि निशांत के पास पता लगाना है कितना पैसा छुपा के रखा है, तो लेफ्ट पड़ोसी के पास गया। देखिए बेटा, हर हमेशा हम किसी भी चीज के ना कंक्लूजन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और कंक्लूजन हमारा ऐसा होना चाहिए जो एकदम स्पष्ट हो, एकदम क्लियर हो। मान लो कि मैं अंबानी के पास गया और उनके पड़ोसी को बोला कि बताइए अंबानी के पास कितना पैसा है, तो क्या बोलेगा? बहुत पैसा है। दूसरे पड़ोसी से पूछ रहा हूं, वो भी बोल रहा बहुत पैसा। तो बेटा ये जो वर्ड यूज हुआ बहुत, क्या ये क्लियर है? No, या sir. अभी भी No, sir. सस्पेंस क्रिएट कर रहा है सर ये बहुत, मतलब कितना बहुत सर, ये तो बताओ। उस केस में भी हम लोग बोलते हैं सर लिमिट डिफाइंड नहीं है, तो जरूरी नहीं है
कि हम उसी वैल्यू को नॉट डिफाइंड बोलेंगे जो एग्जिस्ट कर नहीं रहा था। एग्जिस्ट किया फिर भी हम क्लियर नहीं है तो बोलेंगे सर डिफाइंड नहीं है, फिर भी हम बोलेंगे सर डिफाइंड नहीं है। Yes. एक मिनट सर, ये सारा चीज को बताइए पहले, दिखा रहा हूं भाई, रुक जाओ। सो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन याद रखें बेटा ये एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, ये फाइनाइट होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। सर एक काम करेंगे आप, क्या मुझे बताएंगे ये दोनों केस कब कब क्या होता है? आपके सामने बेटा दो फंक्शन रखने जा रहा हूं। पहला फंक्शन लिखा, मैं ये फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x, और दूसरा फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x²। दोनों को ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं बेटा। 1/x का ग्राफ सर ये रहता है, 1/x का ग्राफ सर ये रहा, जिसको बोला जाता है कौन सा फंक्शन बेटा? कौन सा फंक्शन बोला जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। भूल गए? फंक्शन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इनको बोला जाता है। अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं बेटा, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा, नमस्ते ग्राफ, आंद्रे रशल हेयर कटिंग देखे वो ऐसा बनाकर चलते हैं, Yes, sir. Yes, sir. हमारे आंद्रे रशल इसी ग्राफ से ना इंस्पायर हो गए थे छपरी लोग और हेयर कटिंग कराना शुरू कर दिए। ये ग्राफ आसान दिखा, नमस्ते ग्राफ। तो यहां पे हो गया बेटा ये चीज, जब ग्राफ पताल में गिरती है तो माइनस इनफिनाइट को टच करती है, गिर के कहां जाएगा? माइनस इनफिनाइट पे सर। एक उड़ रहा है, उड़ के कहां जाएगा? सर इनफिनाइट पे जाएगा। ठीक है, मेरा टारगेट है कि सर मैं एक्स को जीरो पे अप्रोच करूं। क्या यहां पे आपको बताया गया बेटा कि जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है कि राइट साइड से? नहीं। No, sir. अगर मेरे को सिर्फ 0 माइनस लिखना तो मैं बोल देता कि सर 0 माइनस मतलब आप लेफ्ट से अप्रोच करो। अगर यहाँ पे 0 प्लस लिखता तो मैं बोल देता कि सर 0 को राइट साइड से अप्रोच करो आप। अब क्योंकि इसने ना ही माइनस दिया ना ही प्लस दिया, तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि सर हम दोनों साइड से अप्रोच कर सकते हैं। तो जरा ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन देखिएगा बेटा, कि जैसे ही मैं इसको लेफ्ट से अप्रोच करना शुरू किया, ग्राफ देखा सर तो नीचे भाग रहा है। तो मैं अगर बात करूं बेटा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट बताइए, तो क्या आप यही बोलोगे सर माइनस इन्फिनिटी पे ग्राफ जा रहा है? Yes, sir. और मैं आपको बोलूंगा इसको जरा राइट साइड से अप्रोच कीजिए। जब 0 को राइट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो ग्राफ आपको, ग्राफ में भी राइट डायरेक्शन से आएंगे, राइट से चलिए ऊपर, ग्राफ पे राइट पे खड़ा होना है, चलना है इधर। तो आपने देखा सर इसमें Plus RHL तो सर Infinity तक. इन्फिनिटी। आ रहा है। क्या दोनों ने सेम बात बोली? No, sir. नो सर। एक बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी, दूसरा बोल रहा है इन्फिनिटी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिट Does not exist. does not exist. मतलब सर ये बोल रहा है कि हम डॉक्टर बनेंगे और ये बोल रहा है सर हम इंजीनियर बनेंगे। एक पूछा डॉक्टर, दूसरा पूछा इंजीनियर, मतलब एक बच्चा दो मंजिल बता रहा है और हमारा लिमिट सर यूनिक आंसर देता है, दो आंसर नहीं देता है। इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे। अब बात करते हैं बेटा दूसरे ग्राफ की। सर दूसरे ग्राफ में मैंने लेफ्ट से अप्रोच किया तो ग्राफ हमारा लेफ्ट पे जा रहे हैं सर, जा रहे हैं सर। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है बेटा लोग? इन्फिनिटी। और अगर मैं इसको राइट से अप्रोच करने की कोशिश किया तब भी Infinity. इन्फिनिटी आएगा। ये भी इन्फिनिटी आ रहा है सर। बात तो दोनों ने सेम बोली, ये भी बोल रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी है, राइट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी है। बेटा लिमिट एग्जिस्ट किया कि नहीं किया? Yes, sir, sir, किया. Yes, नहीं sir. किया। फिर बात अंबानी वाली हो गई सर। बहुत पैसा, कितना पैसा? Sir, फाइनाइट वैल्यू नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मंजिल हमको क्या मालूम? मैं बोलता हूं कि मंजिल क्या है? मैं आकाश में उड़ना चाहता हूं, उड़ के कहां जाओगे? चांद पे जाओगे, मार्स पे जाओगे, कहां जाओगे आप? मंजिल तो बताओ, कि आकाश में घूमोगे आप? तो मंजिल तो सर अभी भी क्लियर नहीं है यहाँ पे। मैंने आपको क्या बोला था? मंजिल है, मंजिल डेस्टिनी है, जहां पे हम पहुंचना चाह रहे हैं।
अब यहाँ पे डेस्टिनी डिफाइंड ही नहीं है, आप बोलोगे सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे बेटा लोग, लिमिट डज लिमिट नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट। एक बात आपको और बता रहा हूं कि दोनों साइड जब इन्फिनिटी इन्फिनिटी आता है तो दुनिया वाले इसको इनफाइनाइट लिमिट के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सा लिमिट है बेटा, इनफाइनाइट लिमिट। इनफाइनाइट लिमिट बोलने से ये होता है कि लिमिट एग्जिस्ट तो कर रहा था लेकिन वो क्लियर नहीं था, बच्चा ने आधा बताया, मतलब बात वही हो गई कि आप क्या बनना चाहते हो। सर मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, वो तो कई तरीका से किया जा सकता है। आप डॉक्टर बनोगे तो भी देश का सेवा करोगे, आप नेता बनोगे तो भी देश का सेवा करोगे। आपने बताया लेकिन वो क्लियर नहीं बताया। बात समझ में आई बेटा लोग? यस सर। क्या आप फील कर रहे हैं? यस सर। हाँ सर, यही क्या खूबसूरत नजारा है ना कि सर हम वो काम कर रहे हैं जो काम पॉसिबल था ही नहीं। तो न्यूटन साहब ने वो काम करके दिखाया जहां पे वो काम पॉसिबल था ही नहीं, जहां पे फंक्शन खुद से डिफाइंड नहीं था। और ये लिमिट का कॉन्सेप्ट हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में कई बढ़िया तरीका से करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आई? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बता रहा हूं आपको कौन सा। अब क्योंकि हमको बनना इंजीनियर है तो सर इंजीनियरिंग का एग्जांपल लेंगे। मान लो बेटा आपके पास 2 रूम्स है, एक रूम इधर और एक रूम बगल में बना देता हूं। मैं दोनों साइड हीट डिफाइन किया, ये रूम नंबर ए और ये रूम नंबर बी। आप रूम ए का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, ये 15 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। आप रूम बी का टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहे हो, ये 20 डिग्री सेल्सियस उतर रहा है सर। अब मैं आपको बोलूं बेटा एग्जैक्टली मुझे इस पॉइंट पे बताओ कितना होगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने ना ही रूम के अंदर से पूछा है ना ही रूम के बाहर से पूछा है। सर मैं क्या बताऊंगा, बताओ तो। रियलाइज कर पाए बेटा? एवरेज। यस सर। यस पे हम लगाएंगे फंडा, क्या लगाएंगे सर, क्या लगाएंगे फंडा ये बताओ। हम बताएंगे क्या कि टेम्परेचर मतलब लिमिट ऑफ रूम व्हेन, मान लो सी के पास कौन पहुंचना चाह रहे, मैं पहुंच रहा हूं। व्हेन वी मतलब आई लिख देता हूं, आई अप्रोचेस टू सी। जब मैं सी की ओर जा रहा हूं तो टेम्परेचर कितना था सर ये बताओ। यूज हुआ लिमिट, आपको फील नहीं आया कि सर लिमिट यूज करना था। अब इसको इंजीनियर्स बहुत बेहतरीन तरीका से यूज करेंगे, तो दुनिया वाले आकर ताना मारेंगे हमको तो लिमिट पढ़ाया गया था, लिमिट कभी यूज नहीं आया। तो बेटा पढ़े ही नहीं रहते आप, बनोगे इंजीनियर तब काम में आएगा ना वो। बायो पढ़कर आओगे और बोलोगे सर हमको A+B का होल स्क्वायर काम में नहीं आया जिंदगी में, तो आप डॉक्टर बने ही क्यों? मैथ्स का टीचर बने रहते तो भी आपको A+B का होल स्क्वायर काम में आता बच्चों को बताने में। तो जो जिस प्रोफेशन से बिलोंग करता है बेटा वही समझेगा ना किसी की अहमियत को। अब डॉक्टर थोड़ी बोलेगा हमको बायो पढ़ा गया, हमको बायो काम में नहीं आया सर, वो थोड़ी बोलेगा। अब ये अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने। मान लो बेटा ये 2 बीम्स हैं, ये 2 बीम्स हैं, यहां पे लोड डिफाइन कर रहा हूं, मान लो 20 kg है, और इसमें लोड डिफाइन किया मान लो 20.2 kg है। मैं बोल रहा हूं बेटा एग्जैक्टली सी पॉइंट पे लोड बताओ कितना होगा। तो आपने देखा सर मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूं 20 kg का लोड आ रहा है, उधर जा रहा हूं सर 20.2 kg का लोड आ रहा है। मैं बोला एग्जैक्टली सी पॉइंट पे लोड कैलकुलेट करके दो मुझे। आप बोलो सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है यार, वहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है सर। क्या आप किसको कंसीडर करोगे, बीम नंबर 2 को कंसीडर करोगे, बीम नंबर 1 को कंसीडर करोगे? बताओ, नहीं कर सकते ना। तो उसमें कौन हेल्प करेगा बेटा, लिमिट हेल्प करेगा आपको। मेरी बात समझ में आ रही है सभी इंसान को? यस सर। यस सर। तो फील आ गई लिमिट के कॉन्सेप्ट को? यस सर। यस सर। अब मैं ना आप लोगों को ये सारा पीडीएफ भेज दूंगा, सारा पीडीएफ भेजूंगा। ये ग्राफ आपको बताना है, कैसे बताओगे आपको बता रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे कोई सवाल पूछता, इसी में देखिए ना एक ग्राफ समझा रहा हूं, बाकी आप देख लेना।
लिखा ऑब्जर्व द ग्राफ एंड फाइंड द फॉलोइंग। सिखा दिया हूं, फिर भी आपको करना है। बोल रहा है कि फंक्शन 0 से अप्रोच करो। तो जब 0 से अप्रोच करने की बात की तो बेटा मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा और राइट साइड से अप्रोच करूंगा। तो लेफ्ट में जब 0 की ओर आएंगे, ध्यान से समझिएगा, जब लेफ्ट से 0 की ओर आएंगे तो बेटा ये ग्राफ काम में आएगा। और ये किसको जा रहा है, ये 1 को। राइट हैंड साइड से आइए बेटा, राइट हैंड साइड से अगर मैं सर अप्रोच करने की कोशिश की तो ग्राफ मेरा इधर जा रहा है। ये भी ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को कर रहा है। किया या नहीं किया हमको क्या मतलब है सर। मैंने बोला बेटा मंजिल क्या है, आईटी जाना। बताओ तो दिए ना मंजिल, मेरे को क्लियर तो हो गया ना, आप आईटी जाना चाहते हो। पहुंचो है नहीं पहुंचे मैं अभी थोड़ी बताऊंगा, वो तो सर एक जर्नी है हमारी। निशांत खजाना ले रहा है, लिया थोड़ी ना, पहुंचा थोड़ी ना, पहुंचेगा तब लेगा ना। यस सर। अरे सिर्फ जर्नी से मतलब है, बीच में हुआ क्या फाइनली सर हमको नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, फाइनल लिमिट कितना हुआ, लिमिट कितना हो रहा है फाइनली, लिमिट कितना हो गया बेटा, 1 हो रहा है। 1 आंसर 1 आया तो हम लोग बोलेंगे सर लिमिट हमारा 1 था। 1 बताओगे आप लोग ये सारा चीज करके, ये ग्राफ वैल्यू, लास्ट में एक और ग्राफ आपको मिलेगा। आज का टास्क बेटा यही है, ये कोई मत करना लेकिन इसको जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि सर 0 माइनस मतलब 0 को लेफ्ट से अप्रोच करो सर, 0 को लेफ्ट से अप्रोच करें। अरे सर क्या बात बोली आपने, सर 0 को लेफ्ट से अप्रोच किया तो सर इधर ग्राफ ही नहीं है, मतलब निशांत खजाना पीछे से जाकर लेना चाहता है सर, और पीछे जाकर रास्ता ही नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे Yes. बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट ना। हम लोग बोलेंगे सर क्वेश्चन आपका गलत है। तो निशांत ने जो रास्ता चूज किया था वो रास्ता था ही नहीं, तो हम लोग बोलते हैं वहां पे इनवैलिड। अब कई बुक इसको डज नॉट एग्जिस्ट बोलती है, लेकिन हम डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि आपने मंजिल पाने की कोशिश की और आप नहीं पा पाए। जर्नी तो किया ना आपने, कोशिश तो किया ना। यस सर। अब यहाँ पे ग्राफ लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो कोशिश क्या करोगे सर आप। तो ये सवाल आपका इनवैलिड है। बात समझ Yes, में आई sir. लोग? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे हो गया आपका लिमिट का इंट्रोडक्शन बहुत बेहतरीन तरीका से खत्म। आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिमिट के ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं कि सर लिमिट हम कब कब फाइंड और करेंगे, थोड़ा मैथ्स में क्लियर करेंगे कि लिमिट हमको कब कब फाइंड करना चाहिए। हाँ जी बेटा लोग, अगर आपको कुछ बोलना है बोल सकते हैं। हाँ जी हैरी बेटा बताओ। सर वो जो आपने क्वेश्चन दिखाया ना ग्राफ वाला, उसमें हम उसमें हम 0 को अप्रोच कर रहे थे, आर